Hello everyone, welcome to our channel. I am Praveen Kumar Bagade and welcome to this lecture. इससे पहले शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने इसके पहले इंटरनेट का फेस दिखा के अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि इंटरनेट जो है वो जो होता है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, मतलब कि द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट एंड देयर इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू नेटवर्क्स और कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। तो बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी कि विश्व में जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर है दोस्तों उनका जो समूह है वो इंटरनेट कहलाता है, जो आपस में डेटा कम्युनिकेट करते हैं और 24 घंटे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम इंटरनेट की। तो इंटरनेट जो होता है वो दुनिया भर में फैले हुए हजारों कंप्यूटरों का ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि समान नियमों का अनुपालन करते हुए प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट जो होता है दोस्तों इसका उपयोग जो है व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और सरकारी नेटवर्कों में जुड़ने से बनता है। इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेशवाहक की संज्ञा दे सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके हम हर प्रकार के डेटा को भेज सकते हैं दोस्तों, जैसे वीडियो, ऑडियो, फोटो, ग्राफिक्स एंड मूवीज़, GIF, MIF जो भी पिक्चरें होती है दोस्तों वो सभी हम PNG फॉर्मेट की भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट का उपयोग जो है इंफॉर्मेशन के संचार में किया जाता है, इस कारण इस वर्तमान युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको इंटरनेट का विकास। इंटरनेट का विकास इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको, क्योंकि किसी भी अगर आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन की, तो दोस्तों मनुष्य का जो विकास है वो बंदरों से हुआ है, इसीलिए मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इंटरनेट का भी विकास किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेसर JC लिकलाइडर जो थे दोस्तों उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट का विचार जो है उनके ब्रेन में 1962 में आया था। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है कि सबसे पहले इंटरनेट का विचार जो है वो 1962 में JC लिकलाइडर के मन में आया था, ब्रेन में आया था। इसीलिए दोस्तों उन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट के पिता जो हैं वास्तविकता में ये बुक में JC लिकलाइडर दिया है, क्योंकि उनके मन में सबसे पहले विचार आया था। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका जवाब विंड सर्फ लगाना है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर बुक में तो लिखा है कि JC लिकलाइडर, फिर आप विंड सर्फ क्यों बोलो, तो आप गूगल में जाके विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट का जो प्रारंभ है वो हुआ था 1969 से शुरुआत हुई थी। तो बात करेंगे हम दोस्तों दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की। तो अमेरिका की अमेरिकन आर्मी ने सबसे पहले दोस्तों अपने पर्सनल यूज के लिए एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था, जो विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था, जिसका नाम था दोस्तों ARPANET। क्या नाम था? ARPANET। तो ये जो ARPANET था दोस्तों ये अमेरिकन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका उपयोग अमेरिका के सैनिक और वहां के साइंटिस्ट लोग करते थे। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ARPANET का पूरा नाम पूछा जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके अलावा दोस्तों ये बुक में भी दिया हुआ है कि एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। और दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है दोस्तों कि विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था। सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है दोस्तों तार वाला नेटवर्क। तो ये तार वाला नेटवर्क जो था दोस्तों वो पहला था ARPANET। इसके अलावा एक और नेटवर्क होता है दोस्तों जिसे हम पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान समय में इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करके नेटवर्क में डेटा का संचार पैकेट के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बाद में आया और विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था ARPANET। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा WWW के बारे में। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया था। तो HTML जो होती है दोस्तों ये एक ऐसी
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग वेब पेज डिजाइनिंग में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, HTML जो होती है ये बहुत ही सरल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसे साधारण व्यक्ति या स्टूडेंट सीख सकता है। और इसमें दोस्तों इसमें सिंपल प्रोग्राम नोटपैड एडिटर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों HTML लैंग्वेज जो होती है इससे वेब पेज बनाए जाते हैं। और वेब पेज कैसे होते हैं? डायनामिक होते हैं, जो कि कंटेंट उसके चेंज होते रहते हैं। इसके बाद में मैं बता दूं दोस्तों, इस HTML लैंग्वेज का जो आविष्कार है, जो इन्वेंट है, वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली जो थे दोस्तों वो भी अमेरिका के थे और उन्होंने 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की। तो वर्ल्ड वाइड वेब को मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि WWW का पूरा नाम क्या होता है। तो WWW का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विश्व के जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर इंटरनेट में नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो इन नेटवर्कों में जुड़े हुए प्रत्येक सर्वर के जो जानकारियां होती है, जो भी वेब पेजेस होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं। इन इंटरलिंक को करने का जो पहला विचार है वो टिम बर्नर्स-ली के ब्रेन में आया था। इस तरह दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने प्रथम प्रयास किया और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या किया? जोड़ दिया। और इस तरह से दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब बना। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक प्रकार का जानकारियों का या डेटाबेस का सुपर सेट है, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे में स्थित जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत के कंप्यूटर को अगर किसी अमेरिका के व्यक्ति की जानकारी चाहिए तो भारत के सर्वर द्वारा अमेरिका के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और अमेरिका का सर्वर जो है भारत के सर्वर को अमेरिका के पर्सन की जानकारी अवेलेबल करवाएगा। तो ये सब वर्ल्ड वाइड वेब के कारण संभव है, क्योंकि सर्वर क्या होते हैं? आपस में लिंक होते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ की इन्फॉर्मेशन से इंटरकनेक्टेड होती है, जिससे हम जानकारियों को तेजी से एक्सेस कर सकते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल होता है वो TCP/IP होता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है दोस्तों वो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का पूरा नाम दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP प्रोटोकॉल को दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा कम्युनिकेशन में भेजे जा रहे पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में बदलता है, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। और IP प्रोटोकॉल जो होता है वो सेंडर और रिसीवर के IP एड्रेस को संभाल कर रखता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और थोड़ा सा। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो दोस्तों पहला आम प्रयोग जो है वो 6 अगस्त 1991 को किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों बिना देरी किए। तो अब मैं बताऊंगा आपको मोज़ेक के बारे में। तो मोज़ेक क्या है? मोज़ेक जो है दोस्तों वो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है दोस्तों, वेब ब्राउजर। व्हाट इज द वेब ब्राउजर? तो दोस्तों आपको इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसे डिक्शनरी में देखना है। तो दोस्तों वेब का मतलब होता है विश्व और ब्राउजर का मतलब होता है, तो किसी भी चीज को ब्राउज करना मतलब होता है दोस्तों खोजना, और वेब का मतलब होता है जाल। तो विश्व के जो करोड़ों कंप्यूटर है इंटरनेट में एक जाल की तरह जुड़े होते हैं और उसमें किसी जानकारी को ब्राउज करना यानी खोजना। तो ब्राउजर करना मतलब खोजने वाला। तो दोस्तों इंटरनेट के जाल में किसी भी जानकारी को खोजना जो सॉफ्टवेयर करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों जो पहला वेब ब्राउजर था उसका नाम था मोज़ेक, जिसका विकास एंडरसन ने किया था 1993 में। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों आगे सर्न की। तो सर्न का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए मेरे मुंह से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर्न का पूरा नाम होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मतलब ये यूरोप में स्थित एक संगठन है जो कि क्या करता है? न्यूक्लियर रिसर्च मतलब नाभिकीय अनुसंधान करता है दोस्तों। तो इसने वर्ल्ड में पहली बार इंटरनेट को, वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपलब्ध करवाया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार तो किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। लेकिन 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है दोस्तों संघ, की स्थापना हुई थी 1994 में यानी 1994 में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत। तो 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो BSNL क्या है दोस्तों? यहाँ पे BSNL है ISP। तो ISP का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ISP? तो ISP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि इंटरनेट सेवा प्रदाता। ये एक कंपनी का नाम है दोस्तों BSNL।
जो भारत में इंटरनेट सेवा को सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो क्या आप जानते हैं प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है, जिन्होंने अर्पानेट के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्पानेट से ही वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था का जन्म माना जाता है। तो दोस्तों जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है क्योंकि उनके मन में विचार आया था, लेकिन इसका आंसर विंटन जी सर्फ ही लगाना है दोस्तों आपको एग्जाम में। इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है, जिन्होंने 1990 में क्या किया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का निर्माण किया था। और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट कैसे कार्य करता है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको समझना है कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों इंटरनेट जो है आज के समय में सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, और इंटरनेट कैसे कार्य करता है तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इंटरनेट जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्लाइंट कहाँ से आ गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप लोग मूवीज तो देखते होंगे, वहां पे बोलते होंगे कि आप जो है मेरे क्लाइंट पे आरोप नहीं लगा सकते। तो क्लाइंट मतलब मेरा मुवक्किल, मेरा ग्राहक। तो दोस्तों क्लाइंट का मतलब होता है उपभोक्ता। अगर हम साधारण लैंग्वेज में समझे तो क्लाइंट का मतलब उपभोक्ता। तो इंटरनेट में जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट का एक्सेस करते हैं क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। एंड सर्वर का मतलब होता है सेवा देने वाला, मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट नेटवर्क में ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अदर रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाता है और बाकी कंप्यूटरों को सूचना उपलब्ध करवाता है। तो ऐसा कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। सर्वर में बहुत सारे कंप्यूटर भी हो सकते हैं दोस्तों। सर्वर जो होते हैं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन देख लोगे फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक होता है कि वे सारे कंप्यूटर एक समान नियमों का पालन करें, क्योंकि दोस्तों अगर सभी कंप्यूटर अलग अलग नियमों का पालन करेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल है वो कौन सा होता है? ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP/IP होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का यूज करता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इस कारण इसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेना पड़ता है, जिससे हम टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों जियो का राउटर है तो आप उसमें जियो की सिम लगाकर जियो का इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस एक्सेस के माध्यम से इंटरनेट को घर भर के लोग चला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा इंटरनेट का मालिक। तो दोस्तों हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट का वैसे तो कोई मालिक नहीं है, कोई का उस पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेट को संभालने का काम कई लोग करते हैं। तो मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो आपको लिखना है कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्कों के जुड़ने से बनता है। अतः इस पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे नेटवर्कों के मालिक होते हैं उन्हीं का नियंत्रण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख व अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए गो अहेड। तो दोस्तों आगे देखते हैं ISOC। तो ISOC का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट सोसाइटी। तो इंटरनेट सोसाइटी का मतलब होता है इंटरनेट समुदाय। तो दोस्तों यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका गठन 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल एवं नीतियों का विकास करने और लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाने के लिए किया गया था। मतलब कि इंटरनेट को कैसे चलाते हैं और इसके मानक कैसे डिसाइड करना है, ये सब चीज़ों को डेवलप करने का काम जो है इंटरनेट सोसाइटी ने किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों IAB की। IAB का पूरा नाम होता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, मतलब कि इंटरनेट संरचना बोर्ड या इंटरनेट संरचना संगठन। तो दोस्तों यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग के विकास का कार्य करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ICANN, मतलब ICANN मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो बात करेंगे दोस्तों 1998 में स्थापित यह संगठन इंटरनेट पर तथा IP एड्रेस में डोमेन नेम प्रदान करने और उनके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। मतलब आप अगर इंटरनेट पर अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आप ICANN के द्वारा करवा सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डोमेन नेम रजिस्टर्स की।
तो डोमेन नेम रजिस्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डोमेन नेम क्या होता है। जैसे आप गूगल की वेबसाइट लिखते हो तो उसमें लिखते हो www.google.com। तो ये .com क्या है दोस्तों? डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब एक प्रकार के सर्वर का एड्रेस है जो कॉमर्शियल वेबसाइट से रिलेटेड है। इसके बाद में दोस्तों डोमेन नेम रजिस्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो डोमेन नेम रजिस्टर कुछ गैर सरकारी संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें डोमेन रजिस्टर कहा जाता है। विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान किया जाए। डोमेन नेम रजिस्टर का निर्धारण ICANN या कंट्री टॉप लेवल डोमेन के द्वारा किया जाता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको IRTF के बारे में। तो IRTF का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। IRTF का पूरा नाम इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स होता है दोस्तों। यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु अन्वेषण व रिसर्च को बढ़ावा देता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको IETF के द्वारा। IETF का पूरा नाम इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है दोस्तों। इंटरनेट मानकों का विकास करना व उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद में मैं आपको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के बारे में बताऊंगा, जिसका गठन जो है 1994 में टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में किया गया था। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित करती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो आपको एक हाई क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए, एक मॉडेम चाहिए, या फिर एक लैपटॉप में NIC कार्ड चाहिए। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन माध्यम चाहिए, या तो कोई फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर कोई स्पेशल टेलीफोन लाइन। इसके अलावा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जियो कंपनी की सिम। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क देकर आप जो है अपना अकाउंट खोलकर लॉगिन ID और पासवर्ड लेकर के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम बताएंगे दोस्तों ISP के बारे में। तो ISP क्या होती है? ISP एक कंपनी का नाम होता है। इसके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि पहले दोस्तों टाटा डोकोमो, जियो, वोडाफोन, ये सभी जो थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, जिसका आप नेट सेटर लेके सिम खरीद के अपना अकाउंट ID पासवर्ड लेकर के नेट चला सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में जियो के आने से सब लोग जियो का राउटर लेके या जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है या सिम लेकर के इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल पे डिस्कस करते हैं दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह। द प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन विच हेल्प्स वी कैन सेंड डेटा, रिसीव डेटा एंड एक्सचेंज डेटा। बात करेंगे दोस्तों प्रोटोकॉल की, तो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों इंटरनेट नेटवर्कों का समूह होता है, जिसमें क्या होता है कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कई का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। उन कंप्यूटरों के बीच में कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं जिनको फॉलो सभी कंप्यूटरों को करना पड़ता है, तभी डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो डेमो के तौर पे मैं ये बता दूं दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास कोई कंप्यूटर है, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, आपके फ्रेंड के पास कोई कंप्यूटर है उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। तो दोस्तों दोनों कंप्यूटर के बीच अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोनों कंप्यूटरों को कुछ विशेष रूल्स समान रूप से फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उस प्रोटोकॉल का नाम होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिनका इंटरनेट में यूज़ करना पड़ता है। ये सभी प्रोटोकॉल जो होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। इसके बाद में मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। तो TCP/IP का पूरा नाम होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है दोस्तों। ये इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। चूंकि आपको मैंने बता दिया है TCP प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है, TCP प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड और UDP को कनेक्शन लेस। ये दोनों को आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं IP प्रोटोकॉल पे। तो IP प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वो IP एड्रेस के बारे में बताता है। IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। तो IPv4 जो होता है दोस्तों वो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, और IPv6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। IPv4 जो होता है दोस्तों इसका साइज 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है इसका साइज 128 बिट का होता है। IPv4 जो होता है दोस्तों ये 4 बाइट का होता है, और IPv6 जो होता है दोस्तों वो आपका 16 बाइट का होता है। तो इस तरह दोस्तों ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल जो IP एड्रेस जो होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर की लोकेशन को बताते हैं, और वो किस कंप्यूटर किस एरिया में या किस नेटवर्क में उपलब्ध है इसकी भी जानकारी को देते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों SMTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो SMTP प्रोटोकॉल का नाम पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से इसको रट लेना है। और दोस्तों आपने ईमेल सर्विस का नाम सुना होगा।
ईमेल जो होता है दोस्तों वो इंटरनेट पर ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। और दोस्तों ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी को मेल भेजते हैं दोस्तों तो आपके द्वारा भेजा गया मेल सीधा कहाँ जाता है, मेल सर्वर पर जाता है। कहाँ जाता है, मेल सर्वर पे। और अगर दोस्तों अगला यूज़र ऑनलाइन नहीं है तो वो मेल सर्वर पर ही स्टोर रहता है। और जैसे ही अगला यूज़र ऑनलाइन होता है तो वो मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड कर सकता है। तो मेल को डाउनलोड करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम POP3 होता है, जिसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो जो लोग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ईमेल के बारे में। तो ईमेल भेजने के लिए आपकी ईमेल आईडी का होना जरूरी होता है। ईमेल आईडी को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसका पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। ईमेल आईडी में कभी भी स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता। ईमेल आईडी बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। आप लोग भी जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? HTTP प्रोटोकॉल जो होता है इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसका प्रयोग जो है वेब ब्राउज़र के द्वारा सर्वर को किसी जानकारी के लिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए किया जाता है। और जब सर्वर को रिक्वेस्ट या प्रार्थना भेजी जाती है दोस्तों तो सर्वर जो फाइलों को क्लाइंट कंप्यूटर या टर्मिनल कंप्यूटर को भेजता है तो उसके लिए वो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और फाइल ट्रांसफ़र की प्रोटोकॉल की सहायता से दो कार्य किए जाते हैं दोस्तों, एक होता है आपका डाउनलोड और एक होता है आपका अपलोड। तो ये दोनों कार्य FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से किए जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों FTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो FTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म में ही इसका वर्क छुपा हुआ है, इसलिए फुल फॉर्म को रट ले, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग इंटरनेट पर विभिन्न मल्टीमीडिया फाइल जैसे टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या चलचित्र को भेजने के लिए किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। फाइल स्थानांतरण के लिए दोस्तों दो कंप्यूटरों के बीच में रिमोट लॉगिन किया जाता है, उसके बाद में फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको गोफर के बारे में बताऊंगा। गोफर क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है, जिसके द्वारा हम दूर स्थित कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट को खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको टेलनेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको टेलनेट का पूरा नाम बता दूं। टेलनेट का पूरा नाम टेलीटाइप नेटवर्क होता है दोस्तों। कई कंपटीशन एग्जाम में टेलनेट का पूरा नाम पूछा जाता है। तो टेलनेट का प्रयोग रिमोट लॉगिन में किया जाता है दोस्तों। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है सुदूर संचार, मतलब कि सुदूर यानी दूर स्थित कंप्यूटर में एंटर करना और वहाँ की फाइलों को एक्सेस करना, ये क्या कहलाता है? सुदूर संचार या सुदूर यानी रिमोट लॉगिन कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अलावा हम बात करेंगे टेलनेट के द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे हम उस कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर पर क्रियान्वित होने लगता है और इस परिणाम को हम लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद में दोस्तों आपको बताऊंगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है दोस्तों WWW, ये CPCT का बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है कि WWW का पूरा नाम क्या होता है? तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये 4 बार लिखा होता है। ये भी क्वेश्चन CPCT में आ चुका है। क्या पता है आपको कि ये 4 बार W का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और लास्ट वाले W का मतलब होता है दोस्तों वार्म। तो ये भी CPCT में पूछा जा चुका है, इसको बिल्कुल रट लेना आप, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड वाइड वेब को WWW भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी सेवा है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों में स्थित जानकारियों को आपस में लिंक कर सकते हैं और इंटरनेट को सूचना का इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहा जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का इंफॉर्मेशन का सुपरसेट है या मैनेज्ड इंफॉर्मेशन का सुपरसेट है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट जो है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था और इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसे W3C या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहा जाता है, जिसे कि 1994 में डेवलप किया गया था और वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में डेवलप किया गया था और दोनों काम टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसके बाद में हम बताएंगे दोस्तों आपको आगे वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है एक्चुअल में ये क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये एक प्रकार का सूचनाओं का समूह है, सूचनाओं का सुपरसेट है। लेकिन इंटरनेट क्या है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें सूचनाओं का साझा उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के लिए दोस्तों आप लोग जो है
प्रोटोकॉल सूट यानी TCP/IP का यूज़ करते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब में आप जो है HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाने इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, ये निःशुल्क है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा या सूचनाओं का सुपरसेट है, जबकि इंटरनेट उन तक पहुंचने का माध्यम है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों जिनका इंटरनेट में बहुत महत्व। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंटरनेट के लिए वरदान जो भाषा है वो जावा होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट के लिए वरदान भाषा किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट के लिए वरदान भाषा जो है दोस्तों जावा भाषा को कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इंटरनेट का सम्राट जो है वो कहा जाता है मासायोशी सन को, मासायोशी सन को। ये दोस्तों आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, पुणेकर की बुक का फैक्ट है दोस्तों ये। मासायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। इंटरनेट का पिता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है और इंटरनेट के लिए वरदान जावा भाषा को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग HTML के ऊपर जाते हैं। तो HTML जो है एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेब पेज डिजाइनिंग में किया जाता है। इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइटें होती है दोस्तों। वेबसाइट की डेफिनेशन होती है वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है। वेबसाइट तैयार करने वाले को वेब डेवलपर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर जो होते हैं वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, HTML, ASP, जावा और जावा स्क्रिप्ट और C# ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं और उन्हें इंटरनेट से लिंक कर देते हैं दोस्तों, तो वो वेब डेवलपर कहलाते हैं। अब बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट की। तो इंटरनेट में जब आप कोई वेब पेज खोलोगे दोस्तों तो आपको नीले कलर के कैरेक्टर या वर्ड दिखाई देंगे जो क्या कहलाते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। इन हाइपर टेक्स्ट पर जब आप माउस का कर्सर ले जाओगे तो वो पंजे के निशान में बदल जाता है दोस्तों। जब उस पर क्लिक करोगे तो उससे लिंक नया वेब पेज खुलता है, तो ऐसी लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक जो होती है दोस्तों वो इंटरनेट में विभिन्न आइकॉन के माध्यम से विभिन्न वेब पेजों को जोड़ने का एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा XML के बारे में। तो XML का पूरा नाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो HTML लैंग्वेज से एडवांस होती है और इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कई सारी फैसिलिटी होती है और डेटा स्थानांतरण में भी आसानी होती है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको XHTML के बारे में। तो XHTML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज XML और HTML दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि ये स्क्रिप्ट क्या होती है। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि होती है आपकी देवनागरी लिपि। वैसे ही आपकी पंजाबी भाषा की लिपि होती है दोस्तों गुरुमुखी लिपि। वैसे ही दोस्तों आपकी उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी लिपि। इस तरह दोस्तों अनेकों लैंग्वेजेस की अनेकों लिपियाँ होती है, आपने सबके बारे में सुना होगा दोस्तों। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों लिपि। और वैसे ही जैसे आप कोई मूवी बनाते हैं दोस्तों तो मूवी की एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि उसके वाद संवादों को लिखना। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट कैसी बने, आकर्षक बने। तो आकर्षक बनाने के लिए दोस्तों जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करने का श्रेय सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को जाता है, जिसने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया। जावा लैंग्वेज 1991 के आसपास डेवलप की गई थी दोस्तों। इसमें हम निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है, बहुत सरल होती है दोस्तों ये सीखने के लिए। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों PHP की। तो PHP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर या पर्सनल होम पेज होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम पर्सनल होम पेज पहले होता था दोस्तों, वर्तमान समय में इसे हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर भी कहा जाता है। PHP लैंग्वेज का जो प्रयोग है दोस्तों फेसबुक को डेवलप करने में किया गया है। इसके अलावा PHP लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो रैसमस लैंडोर्फ ने किया था दोस्तों। रैसमस लैंडोर्फ ने 1994 में किया था। PHP एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ भी किया जा सकता है। फेसबुक और याहू की वेबसाइट जो है PHP भाषा में शुरू की गई है। अगर आपको PHP लैंग्वेज सीखना है दोस्तों तो इंदौर में बहुत सारे इसके कोर्सेस होते हैं, आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोचक तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो वेब पेज पर हाइपरलिंक में जो नीले कलर के वर्ड दिखाई देते हैं दोस्तों, तो नीला कलर का ही यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि नीला रंग जो होता है दोस्तों, ब्लू जो सबसे गहरा रंग होता है, जिसको जो क्या होता है आपको टेस्ट की पठनीयता को प्रभावित नहीं करता, इसीलिए दोस्तों नीले रंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की। तो दोस्तों बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? तो दोस्तों जब भी हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की सहायता से इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होता है और हमारे नेटवर्क के पते को और हमारी डिवाइस की लोकेशन को बताने के लिए इंटरनेट के द्वारा हमें एक एड्रेस दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट में प्रत्येक उपकरण को उसकी पहचान के लिए विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जो आईपी एड्रेस कहलाता है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी कंप्यूटर का दोस्तों दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस कभी भी एक समान नहीं हो सकता, इसीलिए यूनिक होता है। ये क्या होता है दोस्तों? आईपी एड्रेस यूनिक यानी होता है अद्वितीय। किन्हीं भी दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस समान नहीं हो सकता। यह कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि आईपी एड्रेस जो होते हैं वो प्रत्येक कंप्यूटरों के लिए अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों वो डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। कई बार इंटरनेट जो है प्रत्येक डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस को बार बार चेंज करता है, तो ऐसे आईपी एड्रेस को दोस्तों डायनामिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। डायनामिक का मतलब ही होता है दोस्तों परिवर्तनशील या परिवर्तित। तो जो डायनामिक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों वो बार बार चेंज होता है, लेकिन जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है वो बार बार चेंज नहीं होता है दोस्तों। इंटरनेट में आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों वो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस कौन देता है, तो आईएसपी आईपी एड्रेस को देता है। इसके अलावा दोस्तों आईपी एड्रेस जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं, तो दो वर्जन होते हैं। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो IPv4 जो होता है दोस्तों वो 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों IPv4 जो होता है वो दोस्तों 4 बाइट का होता है और ये जो होता है 16 बाइट का होता है IPv6। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आईपी एड्रेस 4 की। तो आईपी एड्रेस 4 जो होता है दोस्तों ये 32 बिट का होता है। इसमें 0 से लेकर 255 तक के अंकों का 4 समूह का सेट होता है दोस्तों, जैसे 120.100.15.10। तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस है, तो इसमें प्रत्येक अंक के बीच में 3 डॉट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक अंक जो होता है ये ब्लॉक कहलाते हैं। तो आईपी एड्रेस 4 ब्लॉक से मिलकर बना होता है दोस्तों। प्रत्येक ब्लॉक का साइज जो होता है दोस्तों वो 8 बिट होता है, यानी कि 1 बाइट होता है और 1 बिट होता है। 1 बाइट यानी 8 बिट हुआ यानी 1 बाइट होता है। और दोस्तों आईपी एड्रेस जो होता है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक जो होता है वो एक ब्लॉक कहलाता है और इसे ऑक्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो IPv6 होता है ये जो होता है 128 बिट का होता है और इसमें जो है दोस्तों हेक्साडेसिमल अंक के 8 ऑक्टेट होते हैं दोस्तों, जिन्हें कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे IPv4 में जो आप IP एड्रेस लिखते हैं उन्हें डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, लेकिन जो आपका IPv6 होता है दोस्तों उसका IP एड्रेस जो होता है वो कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? तो यस वी नो। तो दोस्तों मॉडेम की सहायता से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण को जब इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो ISP क्या करता है? IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है। तो ये IP एड्रेस जो होते हैं अलग अलग प्रदान किए जाते हैं, तो ये डायनामिक IP एड्रेस कहलाते हैं। इंटरनेट में सुरक्षा की दृष्टि से डायनामिक IP एड्रेस को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ISDN, तो ISDN का पूरा नाम दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है और DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होता है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी कनेक्शन होते हैं सभी में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे तेज गति का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है दोस्तों उसका नाम होता है दोस्तों फायर वायर। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है दोस्तों उसमें दोस्तों 512 kbps से ज़्यादा की स्पीड होती है, जो ट्राई के द्वारा
दी जाती है। तो ट्राई का फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्जाम में आता है दोस्तों। ट्राई का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसके बाद में हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक कंप्यूटर को सर्वर के द्वारा या आईएसपी के द्वारा एक विशेष एड्रेस दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। इस आईपी एड्रेस को याद रखना एक कठिन कार्य है, इसे बाइनरी अंकों में लिखा जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। और डीएनएस का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जिसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों, ये किसी कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम किसी वेब ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम या डोमेन पता टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उस डोमेन नेम की सहायता से उसके सर्वर की पहचान कर उससे कनेक्शन स्थापित कर देता है। इसके अलावा दोस्तों डोमेन नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में टाइप करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों डोमेन नेम जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों डोमेन नेम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जेनरिक डोमेन और कंट्री डोमेन। तो जेनरिक डोमेन जो होते हैं दोस्तों वो अलग होते हैं और कंट्री डोमेन जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो उस वेबसाइट का नाम लिखने में उसका एक्सटेंशन नेम शामिल होता है जो कि डॉट के द्वारा अलग होता है, जिसे डोमेन नेम कहा जाता है। तो www डोमेन नेम का अंग होता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जो कि सूचनाओं का सुपरसेट होता है। इसके अलावा डोमेन नेम के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे google.com, yahoo.com, hotmail.com, yahoo.co.in। तो ये .com, co.in और .com जो है दोस्तों ये डोमेन नेम होते हैं। इसके अलावा डोमेन नेम के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ लीजिए। डोमेन नेम जो होते हैं दोस्तों वो अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं दोस्तों। एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइफन का उपयोग डोमेन नेम में किया जा सकता है। डोमेन नेम सबसे आखिरी में डॉट लगाकर लिखा जाता है। यह किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को इंगित करता है। डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा किसी संगठन को इंगित करने वाले डोमेन को जेनेरिक डोमेन कहा जाता है, जबकि किसी कंट्री के नाम को इंगित करने वाले डोमेन को कंट्री डोमेन कहा जाता है। मतलब डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जेनेरिक डोमेन और कंट्री डोमेन। इसके अलावा एक होता है दोस्तों टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण हैं, तो देखते हैं दोस्तों। .com जो होता है ये एजुकेशनल साइट के लिए होता है और .com जो होता है ये कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है। .org जो होता है ये किसी संस्थान के लिए होता है। .gov गवर्नमेंट संस्थान के लिए होता है। .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .net नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .co कंपनी के लिए होता है। .info इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ये। और इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंट्री लेवल डोमेन की। तो इंडिया का डोमेन नेम .in है। यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का UK है दोस्तों, और अमेरिका का US है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरह से दोस्तों कंट्री के, वैसे दोस्तों .nz न्यूजीलैंड का होता है। .au ऑस्ट्रेलिया का होता है। इस तरह और भी कंट्री लेवल डोमेन होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम कभी डिटेल में फुर्सत में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं URL पे। तो मैं बात करूंगा दोस्तों URL की। तो पहला URL था जो दोस्तों उसे टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था, और URL का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप किसी वेब ब्राउजर में जाते हैं तो वहाँ पर एक URL बॉक्स होता है जहाँ पर आप किसी वेबसाइट का पता लिखते हैं। उस URL बॉक्स में दोस्तों जो भी पता लिखा जाता है उसे URL एड्रेस कहा जाता है। और दोस्तों जब आप URL पते में कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देता है, जिसे आप मेटा डेटा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों URL के बारे में। तो यहाँ पे एक URL आपके सामने दिया हुआ है http://www.google.com/html/index.html। तो दोस्तों ये गूगल के होम पेज का URL आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो HTTP है दोस्तों इसे प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहा जाता है। www जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। गूगल एक वेबसाइट है दोस्तों जिसे कि सर्च इंजन के रूप में भी आप जानते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। .com एक डोमेन नेम है दोस्तों जो कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए किया जाता है। HTML वेब पेज को डेवलप करने की एक भाषा, और index.html गूगल के होम पेज की डायरेक्टरी फाइल है दोस्तों। तो इस तरह से आपका URL एड्रेस होता है जो मल्टीपल कंटेंट से मिलकर बना होता है। URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, इसमें प्रयुक्त फॉरवर्ड स्लैश जो है वो डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है।
इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो व्हाट इज द यूआरआई? यूआरआई का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है दोस्तों। यूआरआई वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम है, उसकी स्थिति को बताता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रोचक तथ्य की। तो रोचक तथ्य जो होता है दोस्तों, यूआरएल कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता। यूआरएल टाइप करते समय आप छोटे व बड़े अक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वेब ब्राउज़र के बारे में। तो व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि इंटरनेट पर जानकारियों को खोजने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र कहलाता है। बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपने चलाए होंगे, ओपेरा मिनी। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों। 30 जून को भारत सरकार ने यूसी ब्राउज़र पर बैन लगा दिया दोस्तों। यूसी ब्राउज़र जो है वो चाइना का वेब ब्राउज़र था दोस्तों। तो आपको भी यूसी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। देशभक्त बनना है तो इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। तो बात करेंगे हम दोस्तों यूसी ब्राउज़र की। तो यूसी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो चाइना का प्रोडक्ट है। इसके बाद में मैं बता दूं दोस्तों वेब ब्राउज़र जो होता है दोस्तों, वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जो होता है दोस्तों वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर जानकारियों को खोज सकते हैं। तो कुछ वेब ब्राउज़र के नाम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे गूगल क्रोम, जिसे आप बहुत चलाते होंगे। ओपेरा मिनी भी होता है दोस्तों। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिनक्स, इस टाइप से होते हैं दोस्तों। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। मतलब कि इंटरनेट पर जानकारी को खोजने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा दोस्तों वेब ब्राउज़र जो होता है ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जिसके माध्यम से ये वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित इंफॉर्मेशन को यूआरएल की सहायता से एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सर्फिंग के दौरान यूआरएल ब्राउज़र बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर पहुंच सकता है। तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? तो नेविगेशन का मतलब होता है दोस्तों स्थिति। नेविगेशन को अगर आपने अपने मोबाइल में ऑन कर दिया है तो आप अपने मोबाइल की लोकेशन को, करंट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा किसी वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो यूआरएल उस डोमेन नेम सिस्टम की मदद से उसे आईपी एड्रेस में बदल देता है और संबंधित सर्वर से जुड़कर जानकारी आपके कंप्यूटर पर दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों पहले वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। तो टिम बर्नर्स-ली इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों। इसने इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए। तो इस नाम को आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। इसके अलावा वर्तमान समय में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में दोस्तों। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग आपने किया होगा तो अच्छी बात है और नहीं भी किया होगा तो अच्छी बात है दोस्तों। इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर बैंकिंग में किया जाता है। ये काफ़ी सिक्योर होता है दोस्तों। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसके सीईओ या संस्थापक बिल गेट्स है दोस्तों। ये विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मोजिला फायरफॉक्स की। तो ये मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया पहला GUI आधारित वेब ब्राउज़र है दोस्तों। ये निःशुल्क वेब ब्राउज़र है, इसमें के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा ओपेरा जो होता है दोस्तों ये भी एक वेब ब्राउज़र है। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन व PDA में किया जाता है। इसके अलावा एप्पल्स सफारी। तो सफारी वेब ब्राउज़र का प्रयोग दोस्तों एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा 2007 में प्रयोग किया गया। यह मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। इसका प्रयोग आईफोन व आईपैड में किया जाता है। तो दोस्तों आईफोन समझ ही गए होंगे कितनी हाई क्वालिटी का होता है एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गूगल क्रोम। तो दोस्तों आजकल सभी लोगों के पास गूगल क्रोम होता है। गूगल क्रोम जो है दोस्तों गूगल कंपनी द्वारा 2008 में विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है, जो अपने बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स और हाई स्पीड के लिए लोकप्रिय हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल में प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए वेब ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। उसे कहते हैं दोस्तों इनकॉग्निटो मोड। इसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। अगर आप मोबाइल में कुछ पर्सनल चीज़ें सर्च मारते हैं दोस्तों और आप चाहते हैं कि आपकी सर्च हिस्ट्री कोई ना देख पाए, तो अपने वेब ब्राउज़र में जाके इनकॉग्निटो मोड को गूगल क्रोम में ऑन कर देते हैं दोस्तों, जिससे आपकी सर्च हिस्ट्री नहीं दिखाई देती दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और गूगल क्रोम की स्थापना उसके 10 साल बाद 2008 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की ओर। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ऐसे वेब ब्राउज़र होते हैं दोस्तों जिनमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न ग्राफिक्स की मदद ली जाती है और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में अनेक प्रकार के इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। मोज़ेक जो है दोस्तों वो सबसे लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र माना जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ब्राउज़र कैसे कार्य करता है।
तो दोस्तों ब्राउज़र जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी सहायता से हम इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के द्वारा किसी भी जानकारी को सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, वेब ब्राउज़र के URL में जाके एड्रेस बार पर जाकर के क्या करना पड़ता है, URL में संबंधित वेबसाइट का पता टाइप करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो हमारे URL के डोमेन नेम की सहायता से संबंधित सर्वर के IP एड्रेस तक पहुंचता है और वहां पर जाकर के फिर TCP/IP प्रोटोकॉल की सहायता से रिक्वेस्ट भेजा जाता है और उसके बाद में जो सर्वर होता है वो FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हमको संबंधित फाइल को हमारे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर देता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है तो ध्यान से देखना दोस्तों। ये URL बॉक्स है, ये वेब पेज है और ये दोस्तों एड्रेस बार है और इसके अलावा ये URL बॉक्स है, ये आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका टाइटल बार है। इस तरह दोस्तों आपका URL बॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो होती है। इसके बाद मैं आपको टाइटल बार के बारे में बताऊंगा दोस्तों। टाइटल बार हमेशा जो होता है किसी भी वेब ब्राउज़र में टॉप पे होता है। इसमें दोस्तों विभिन्न ऑप्शंस बने होते हैं, जैसे मिनिमाइज मतलब विंडो को छोटा करना, मैक्सिमाइज या रिस्टोर मतलब विंडो को बड़ा करना, क्लोज मतलब विंडो को बंद करना। इसके बाद में बताऊंगा एड्रेस बार। तो एड्रेस बार जो होता है दोस्तों, एड्रेस बार में हम संबंधित वेबसाइट का पता टाइप करते हैं। URL बॉक्स से जो एड्रेस बार जो होता है दोस्तों वो URL बॉक्स वाली बार को कहा जाता है और URL बॉक्स जो होता है दोस्तों वो सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की कमांड्स को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिसाइकिल या गो। तो रिसाइकिल या गो जो होता है दोस्तों URL बॉक्स में जब आप संबंधित एड्रेस को टाइप कर देते हैं तो F5 बटन को दबाकर आप अपने वेब पेज को लोड कर सकते हैं। इसके बाद में स्टॉप बटन जो होती है दोस्तों, इसकी सहायता से आप अपने वेब पेज को लोड होना बंद कर सकते हैं। सर्च बॉक्स जो होता है दोस्तों किसी भी इसमें आप कोई भी कीवर्ड को टाइप करके संबंधित जानकारी को खोज सकते हैं। फेवरेट्स जो होता है दोस्तों, इसमें आप अपनी पसंदीदा साइट्स को लिंक करके बुकमार्क कर सकते हैं और फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जो होती है दोस्तों, हिस्ट्री का मीनिंग होता है इतिहास और इतिहास जो होता है दोस्तों, आपने वेबसाइट कौन कौन सी वेबसाइट को सर्च मारा, ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती है, तो हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट से एक्सप्लोरर से संबंधित कुछ शॉर्टकट हैं, तो इसके बारे में हेल्प विंडो अगर आपको खोलना है तो F1, वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो F5, वेब पेज के डाउनलोडिंग को रोकना है तो एस्केप की, अगले वेब पेज पर जाना है तो टैब की, वेब पेज के पिछले विकल्प पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया दोस्तों, जब भी आप शिफ्ट की को किसी शॉर्टकट की के साथ यूज़ करोगे तो अपोजिट वर्क होता है दोस्तों, ये याद रखना आप। इसके बाद डॉक्यूमेंट के प्रथम पृष्ठ पे जाना, होम पेज दबा दो, होम बटन दबा दो, एंड बटन पे दबाओगे तो वेब पेज के डॉक्यूमेंट लास्ट पेज पे चले जाओगे, अल्ट प्लस होम की दबाओगे तो वेबसाइट के होम पेज पर चले जाओगे। पिछली साइड पे जाना है तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अगली साइड पे जाना है तो राइट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो। इसके अलावा नई वेबसाइट खोलना है तो कंट्रोल प्लस O, वर्तमान विंडो को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W, हिस्ट्री को प्रदर्शित करना है तो कंट्रोल प्लस H, फेवरेट लिंक को प्रदर्शित करना है तो कंट्रोल प्लस I। इसके अलावा बुकमार्क को फेवरेट URL को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस D यानी बुकमार्क करना, और सर्च बॉक्स पर जाना मतलब कि कंट्रोल प्लस E। इसके अलावा एड्रेस बार पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना अल्ट प्लस D, और इसके अलावा ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको रट लेना है आपको। इसके बाद मैं आपको वेब इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। बात करेंगे दोस्तों अब हम वेब इंडेक्स की। तो वेब इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबसाइट की सूची को वेब इंडेक्स कहा जाता है दोस्तों। वेब इंडेक्स में वेबसाइट की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अल्फाबेटिक लेटर के अनुक्रम यानी हिरारिकल ऑर्डर में होती है दोस्तों। याहू जो है वेब इंडेक्स का उदाहरण है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सर्च इंजन की। तो आपने सर्च इंजन का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। इंजन का मतलब होता है दोस्तों मशीन के अंदर का भाग, यानी दोस्तों अभियंत्र। इंजन की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, अभियंत्र। और इंजीनियरिंग का मतलब होता है दोस्तों अभियांत्रिकी। और दोस्तों सर्च इंजन का मतलब होता है कि सर्च को चलाने वाला अभियंत्र। तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथाह भंडार है, मतलब कि वाइडली स्टोरेज है दोस्तों, जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित है जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस अथाह भंडार से वांछित सूचनाओं को खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन में हम वेब पेज की सूची बना के रखता है और वेब पेज के टाइटल और उसके शब्द, कीवर्ड आदि को हमारे वेब पेज में खोज सकते हैं। मुख्य शब्द के साथ टर्म ऑपरेटर को लगाकर हम अपनी सर्च को और भी प्रभावी बना सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र में हम जब भी कोई टेस्ट या कोई फ्रेश
यानी शब्दों का समूह डालते हैं तो सर्च इंजन उसे वेब पेज में ढूंढ लेता है दोस्तों। सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन का नाम है गूगल, जिससे आपने चलाया होगा दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सर्च इंजन गूगल, याहू, ask.com, अल्टा विस्टा और आर्कुट। तो दोस्तों गूगल का सर्च इंजन आप यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों आपको। तो गूगल जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च इंजन होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों गूगल जो होता है ऐसा सर्च इंजन होता है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गूगल में हम दोस्तों कोई भी टॉपिक को टाइप करके सर्च पे क्लिक करते हैं, साइड में लिखा होता है आई फील लकी, और दोस्तों हम अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों गूगल की जो स्थापना है 1998 में की गई थी। गूगल एक बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन है, जैसे कि बिंग, खोज और भी सर्च इंजन होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, अबंडेंट यूज़ किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों सर्च इंजन पर सूचना को खोजना। तो वेब ब्राउजर में जाइए, उसके एड्रेस बार में URL में गूगल का पता टाइप कीजिए, उसके बाद सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सूचना को टाइप कीजिए, और इस तरह दोस्तों आपका जो संबंधित वेबसाइट है उससे संबंधित कीवर्ड की जानकारी को प्रदर्शित करती है, जिससे मेटा डेटा में आप अपनी संबंधित हाइपर लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको टर्म ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो बहुत सारे टर्म ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज सर्च इंजन में किया जाता है। जैसे टर्म ऑपरेटर प्लस होता है दोस्तों जिसे एंड कहा जाता है, एक खड़ी डंडी होती है दोस्तों जिसे और कहा जाता है, और फुल स्टॉप को और कहा जाता है। नॉट जो होता है दोस्तों वो हाइफन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और फेयर्स सर्च के लिए दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक रोचक तथ्य है, गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है जिसका अर्थ 10 की घात होता है, यानी कि 10 के बाद 100 जीरो। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम वाइल्ड कार्ड की। तो वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है दोस्तों वह विशेष चिन्ह या सूचनाएं जिनका प्रयोग सूचना को खोजने के लिए कीवर्ड के रूप में किया जाता है। तो ऐसे विशेष कैरेक्टरों को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है दोस्तों, जो कि कीबोर्ड में फंक्शन की के नीचे में होते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन मार्क, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, एस्ट्रिक, ये वाइल्ड कार्ड में आते हैं। इसके अलावा हैज़ भी जो होता है दोस्तों वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सर्फिंग की। तो सर्फिंग, तो दोस्तों आपने सर्फिंग तो की होगी दोस्तों। सर्फिंग करना मतलब होता है दोस्तों सफाई करना भी होता है दोस्तों, और सर्फिंग करना मतलब जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा नाम सुना होगा दोस्तों, तो उससे आप क्या करते हैं कपड़ों की सफाई करते हैं, सर्फिंग करते हैं। तो वो निरमा क्या करता है दोस्तों, वो गंदगी को खोजता है, सर्फ करता है, मतलब गंदगी को खोज के सफाई करता है। वैसे ही इंटरनेट पे सर्फिंग करना मतलब होता है दोस्तों अपनी पसंद की सूचना को खोजना और उसका उपयोग करना। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हिट्स की। तो इंटरनेट पर दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब में सूचना प्राप्त करने पर उस वेब पेज का जो टाइटल होता है दोस्तों, जब उसका कीवर्ड आप सर्च इंजन पर टाइप करते हैं तो उसे हिट्स कहा जाता है। इसके अलावा पुश मैसेज, तो पुश का मतलब होता है दोस्तों ढकेलना या दबाना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं मोबाइल में तो कई सारे मैसेज आपको अनवांटेड या अनडिजायर्ड मैसेज होते हैं दोस्तों, जो अपने आप आते हैं, जिनको आपको जहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड लिंक्स होती है इसे डाउनलोड करो करके। तो इस तरह के जो मैसेज होते हैं दोस्तों अनवांटेड मैसेजों को पुश मैसेज कहा जाता है, जो कि मोबाइल या सर्वर के द्वारा बिना अनुरोध के ढकेला जाता है। इस तकनीक का उपयोग सर्वर द्वारा सूचना को भेजने या अपडेट या SMS करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पिंग की। तो पिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पिंग इंटरनेट पर उपकरणों की जांच करने वाला एक टेस्ट होता है, जो इंटरनेट पर सर्वर को प्रतिक्रिया देने में लगा समय की जांच भी पिंग के द्वारा कहलाता है दोस्तों। पिंग द्वारा विशेष IP एड्रेस वाले कंप्यूटर उपकरणों की उपलब्धता की जांच की जाती है। IP एड्रेस पर सूचना पैकेट भेजा जाता है तथा प्राप्त जवाब की जांच की जाती है। इसके बाद में आपको मेटा सर्च के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो व्हाट इज़ द मेटा सर्च, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेटा सर्च की। तो मेटा सर्च इंजन जो होता है दोस्तों एक ऐसा सर्च इंजन होता है जो बहुत सारे सर्च इंजनों को अपने में समाहित करके रखता है और बेस्ट से बेस्ट परिणाम देने की कोशिश करता है, एफर्ट करता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट से जुड़ी कुछ शब्दावलियों के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों क्लाइंट कंप्यूटर की या उपयोगकर्ता कंप्यूटर की। तो इंटरनेट में जुड़ा वह कंप्यूटर जिस पर यूज़र इंटरनेट एक्सेस करता है क्लाइंट कहलाता है दोस्तों। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट में जुड़ा ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में जुड़े बाकी सभी कंप्यूटर को मैनेज करता है, रिसोर्स उपलब्ध करवाता है, अधिक क्षमता का होता है। इसे होस्ट या मेन कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वेब पेज की। तो वेबसाइट जो होती है अनेक वेब पेजों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक वेबसाइट में टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक सभी कुछ ऐड होते हैं दोस्तों। तो वेब पेज जो होता है वो वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है जो कि HTML लैंग्वेज और XML लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसके अलावा डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे वेब पेज जिनके कंटेंट कंटिन्यूअसली रैंडमली बदलते रहते हैं डायनेमिक वेब पेज कहलाते हैं दोस्तों, जबकि
कुछ वेब पेज ऐसे होते हैं जिनके कंटेंट डायनामिकली चेंज नहीं किए जा सकते, तो ऐसे वेब पेजों को स्टैटिक वेब पेज कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे वेबसाइट की। तो वेबसाइट की डेफिनेशन होती है दोस्तों, द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज आल्सो नोन एज वेबसाइट। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों www.bossmobi.com, ये एक दोस्तों नए नए गाने और सॉन्ग से सुनने की वेबसाइट है दोस्तों। वैसे ही pagalworld.com, इसके अलावा दोस्तों webking.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिस पर आप नए नए गाने और ऑडियो वीडियो को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इसके अलावा songspk.com, ये भी वेबसाइट है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं और जिनकी सहायता से आप इंटरनेट से जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको होम पेज। तो होम का मतलब होता है दोस्तों घर। तो आदमी कितना भी ऊंचा उड़ ले दोस्तों, उसको एक दिन घर लौटना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह आप वेबसाइट को कितना ही ब्राउजिंग कर लो, लेकिन दोस्तों वेबसाइट के पूरे कंटेंट जो है उसके होम पेज पे मिलते हैं, इंडेक्स से जानकारियाँ मिलती है। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है दोस्तों, वो बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावी होता है, जिससे कि उसका होम पेज कहा जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट को खोलें और उसके होम पेज पे जाना है तो आप कीबोर्ड की होम बटन को दबाकर होम पेज पे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों होस्ट की। तो होस्ट का मतलब होता है दोस्तों मेजबान। तो दोस्तों सर्वर को भी होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट पर सेवा व अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा अधिक क्षमता का कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों, इसे ISP कहा जाता है, जो क्या करता है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है और इंटरनेट को चलाने के लिए ISP को शुल्क देना पड़ता है। तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संस्था है जो कि एक गेटवे कंप्यूटर होता है जो इससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को जुड़ने की सेवा प्रदान करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एनोनिम्स सर्वर की। तो वह सर्वर जिसमें जुड़ने के लिए पासवर्ड व किसी अन्य पहचान की जरूरत होती है, एनोनिम्स सर्वर कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों थंबनेल। तो थंबनेल का मतलब ही होता है दोस्तों अंगूठे का नाखून। तो दोस्तों अंगूठे का नाखून छोटा सा होता है, ठीक उसी प्रकार किसी चित्र को छोटे से रूप में प्रदर्शित करना है तो उसे थंबनेल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म की। तो क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को पार करना, और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों रुकने की जगह। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहलाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नोड के बारे में। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। फ्रेम की बात करें दोस्तों तो वेब ब्राउजर विंडो के भीतर आयताकार कई वेब पेज का समूह होता है जिन्हें फ्रेम कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात करें हम दोस्तों तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो आभासी वास्तविकता क्या होती है? तो दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज को वास्तविकता के नजदीक लाने व जीवंत बनाने के लिए 3 डायमेंशनल इफेक्ट को डाला जाता है जिसे वर्चुअल रियलिटी कही जाती है। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज भाषा का प्रयोग कर वेब पेज में वर्चुअल रियलिटी का आभास डाला जाता है दोस्तों, जो HTML लैंग्वेज का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे पॉपअप की। तो पॉपअप जो होता है दोस्तों पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करते समय बहुत ही अपने आप बहुत सारी विंडो खुल जाती है जिन्हें पॉपअप विंडो कहा जाता है। ये अनडिजायर्ड विंडो होती है, अनवांटेड विंडो होती है जिनका प्रयोग ऑनलाइन व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा लॉगिन। तो कंप्यूटर में दोस्तों किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में या किसी सर्वर में या सॉफ्टवेयर में घुसने की प्रक्रिया को लॉगिन कहा जाता है दोस्तों। और लॉग ऑफ का मतलब होता है कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क में किसी भी कार्य को बाहर कंप्लीट करके उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को लॉग ऑफ कहा जाता है। इसके अलावा डाउनलोड जो होता है दोस्तों, डाउन का मतलब होता है नीचे और लोड का मतलब होता है दोस्तों भरना। तो किसी भी चीज़ को नीचे भरना, जैसे कि आपने दोस्तों नल को चालू किया और नीचे बाल्टी रखी है तो आपकी बाल्टी भर जाएगी, मतलब क्या हो गया, पानी डाउनलोड हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सर्वर जो होता है वो एक बड़ी चीज़ होती है, एक मेन कंप्यूटर होता है, वहाँ से अपने लोकल कंप्यूटर पे किसी भी जानकारी को अपनी लोकल कंप्यूटर पे लेना, डाउनलोड करना कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे अपलोड की। तो अपलोड का मतलब होता है दोस्तों ऊपर भेजना। तो जैसे दोस्तों अगर आपको पानी की टंकी को भरना है दोस्तों, जो कि आपके घर की छत के ऊपर रखी होती है दोस्तों, तो उसके लिए आप अपने घर के बोरिंग को चालू कर देते हैं मोटर को दोस्तों, तो उससे क्या कहते हैं अपलोड करना, मतलब कि घर की नीचे के कुइये के पानी को ऊपर पहुंचाना, मतलब अपलोड करना। मतलब दोस्तों जब हम अपने लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर पर अपलोड करते हैं तो उसे अपलोड कहा जाता है, जिसे कि हर कोई देख सकता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ऑनलाइन का हिंदी में अर्थ होता है तत्काल। तो दोस्तों जब आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो उसे तत्काल बातचीत कहा जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों कंप्यूटर रेडी टू यूज़ होता है दोस्तों, इसमें दूसरे उपकरणों से जुड़ा रहता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण दोस्तों इंटरनेट पर किसी अन्य नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को ऑनलाइन कहा जाता है। तो दोस्तों लोग जो है इस समय बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और इंटरनेट पर ऑनलाइन रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर बिताते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऑनलाइन
जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि टाइम कंज्यूम होता है दोस्तों। तो अपने कामों को भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑफलाइन। तो ऑफलाइन क्या होता है दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर या उपकरण पावर सप्लाई बंद हो जाती है दोस्तों, तो उसे ऑफलाइन कहते हैं। जैसे कोई ऑफलाइन हो गया मतलब वो फेसबुक नहीं चला रहा है, जो व्हाट्सअप से ऑफलाइन हो गया। इसके बाद में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। क्लाउड का मतलब होता है बादल और कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। तो जब हम अपनी जानकारियों को दोस्तों ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे दोस्तों जब कहीं पानी की जरूरत होती है तो हम वहाँ पे पानी बरस जाता है, तो दोस्तों पानी तो ऊपर रहता है आकाश में वाष्प के रूप में, लेकिन जब जरूरत रहती है तब बरसता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार जब वायु दाब, वायु तापमान ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो दोस्तों जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो बारिश हो जाती है। तो दोस्तों वैसे ही जब हमको ज़रूरत होती है तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से ऑनलाइन स्टोरेज से अपने डिजायर्ड फाइल्स को और डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ बुक में दिया है दोस्तों, किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वेब ब्राउजर, ईमेल, ऑनलाइन बैकअप आदि शामिल होते हैं दोस्तों। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है दोस्तों, आप अपने काम की डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण कमी होती है दोस्तों कि इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। बिना इंटरनेट के हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ये इसका लिमिटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इसका ड्रॉबैक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रियल टाइम कम्युनिकेशन की। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक समय का संचार। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक यूजर एक दूसरे से टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट करते हैं दोस्तों, तो इसे रियल टाइम कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके लिए एक मोबाइल में ऐप होता है दोस्तों, IMO ऐप, जिसपे वीडियो चैटिंग आप कर सकते हैं। मैं भी करता था अपने फ्रेंड लोगों से। तो बात करते हैं दोस्तों MPEG की। तो MPEG का पूरा नाम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों JPEG की। JPEG का पूरा नाम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। इसका भी फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा PDF की मैं बात करूंगा दोस्तों। तो मैं जिस मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये एक PDF है। इस तरह पोर्टेबल, इसका पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है दोस्तों, जिसमें आप जो है किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करके या चित्र को स्कैन करके देख सकते हैं दोस्तों। इसे एडोब सिस्टम के द्वारा 1993 में जारी किया गया था और इसे एडोब रीडर के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अब बताऊंगा भारत में इंटरनेट के बारे में। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, परंतु दोस्तों भारत में इंटरनेट का आरंभ 1980 के दशक में हुआ था अर्नेट के द्वारा, यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से। लेकिन दोस्तों पब्लिकली इंटरनेट की शुरुआत जो है भारत में 15 अगस्त 1995 को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है दोस्तों दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली विभिन्न भौतिक वस्तुओं में एक, जैसे बात करेंगे दोस्तों हम घर की फ्रिज के अंदर एक चिप लगी होती है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। और दोस्तों आपके घर जो रिमोट होता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं सभी में कुछ चिप लगी होती है, उनमें कुछ सॉफ्टवेयर डाला होता है जिसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। तो इंटरनेट द्वारा आपस में जुड़े दुनिया भर के लाखों उपकरण के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उन सभी को एम्बेडेड किया जाता है, तो इसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े एक उपकरण से प्राप्त डेटा का उपयोग दूसरे उपकरण के द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है और संचालित भी किया जा सकता है और रियल टाइम पर निर्देश देने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग भविष्य में भौतिक उपकरणों को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बनाने के लिए किया जाएगा दोस्तों, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए और फैक्ट्री व अस्पताल आदि में मशीनों को इंटरनेट से नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। तो आप लोगों ने प्रिंस मूवी देखा होगा दोस्तों, जो 2008 में आई थी और बहुत ही 2010 में आई थी दोस्तों। प्रिंस मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, आप भी देखना, मेरी फेवरेट मूवी है। उसमें दोस्तों जो प्रिंस का जो प्रयोगशाला होती है जहाँ पे उसके सूट वगैरह रखे होते हैं और जहाँ वो रिसर्च करता है दोस्तों, तो वहाँ पे सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। इसके अलावा आपने आयरन मैन 3, आयरन मैन 4, आयरन मूवी की विभिन्न सीरीज मतलब बोलना चाहिए टोनी स्टार्क की विभिन्न मूवीज़ देखा होगा दोस्तों। तो वो सभी मूवीज़ जो हैं दोस्तों वो एक प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है, तो उन्हें ज़रूर देखें आप। और दोस्तों ज़िंदगी में हर चीज़ करना जरूरी है, जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना घूमना जरूरी है, उतना दोस्तों से मिलना जरूरी है, उतना ही नेट चलाना जरूरी है, लेकिन सब चीज़ों की एक लिमिट होना चाहिए दोस्तों, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े दोस्तों, और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल पर बने रहे और कमेंट बिल्कुल करें दोस्तों। आप लोग कमेंट में बहुत लापरवाही कर रहे हैं और कमेंट में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।